टॉपिक हमारा अगला शुरू हो रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आपका जो ये डीएनए है जिसकी हमने लेंथ के बारे में बताया, डीएनए की लेंथ हम कैसे निकालते हैं। एक बड़ी बात, डीएनए की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेगा कि डीएनए कितना बड़ा है। आपको जो ये मॉडल मिला हुआ है, इस मॉडल में डीएनए की लेंथ जो है वो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, एडेनिन थाइमिन मान लो, ग्वानिन साइटोसिन मान लो। इनके बीच की दूरी आपको बता दी गई है 0.34 नैनोमीटर। अब डीएनए कितना भी लंबा हो उसके बेस पेयर के बारे में पता होना चाहिए। उसने कह दिया 200 बेस पेयर है, इतना बड़ा डीएनए है 200 बेस पेयर का, तो तुम उसकी लेंथ बता सकते हो। बहुत इजी है, 200 बेस पेयर है मल्टीप्लाई बाय 0.34, आप उसकी लेंथ बता दोगे नैनोमीटर में। नैनोमीटर में निकल के आएगी ये, ठीक है, इसमें निकलेगी नैनोमीटर में। और इसको अगर मीटर में बदलना होगा तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में बदल जाएगी। आइए तो पता करते हैं साहब हमारे पास डीएनए है कितना। देख साहब हमारे पास जो डीएनए है ना, वो डीएनए है जिसे हम कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं इसे? जीनोम। हमारे अंदर जितना भी, एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए होगा, टोटल कंटेंट होता है, उसे कहते हैं जीनोम। और जो जीनोम है हमारा, उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक। हैप्लॉइड, अगर यही हैप्लॉइड सेल होती, हैप्लॉइड सेल में कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। लेकिन हमारे तो डिप्लॉइड सेल है, हम इसको लेके चले, हमें इतने बेस पेयर पता चल गया, हमारे पास इतने बेस पेयर हैं। और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तो आपने कह दिया 6.6 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 0.34 नैनोमीटर में आ गया। हमें इसे मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁹ से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 2.2 मीटर का आएगा। ठीक, लगभग हम मान रहे हैं कि लगभग 2.2 मीटर का हमारा डीएनए की लेंथ आ गई। यानी एक सेल, एक छोटी सी सेल जो माइक्रोमीटर की है, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए है। 2.2, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा डीएनए है भाई साहब, ये बड़ी चीज है। तो टॉपिक की शुरुआत यहीं से हो रही है। क्या टॉपिक का नाम है? पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कि ये डीएनए, इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सी सेल के अंदर कैसे होता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे। बसंत पंचमी आ रही है, कब है? 2 फरवरी को, है ना। बसंत पंचमी आ रही है, और बसंत पंचमी में आप जब पतंग उड़ाते हो तो चरखी में सारा मांझा या सद्दी जो होती है उसकी डोर, वो आपकी होती है। तो उसके अंदर आप पूरा क्या कर रहे हो? उसे लपेटते हो। एक छोटी सी चरखी में आप पूरा मांझा लपेटे हुए हो और उसको उड़ाते चले जाते हो, कितनी दूर तक पतंग चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ डीएनए को भी हम लपेट देंगे और लपेटते हुए बहुत ही छोटी जगह में कर लेंगे। उसी को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए का पैकेजिंग। चलिए देखते हैं कैसे होता है। आपका जो डीएनए है उसको पैकेजिंग के लिए, डीएनए के कितना कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो फॉस्फेट वाला जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए को चाहिए है किसी कोई ऐसी चीज जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसके ऊपर वो रैप कर जाए, यानी से मिल जाए। वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिन्हें कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, वो कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम है H2A, H2B, H3 और H4। ठीक, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है जो अपने अपने एक डाइमर है, यानी कि 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4 है। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, हम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, प्रोकैरियोट भी बता देंगे, लेकिन यूकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग की बात कर रहे हैं।
ये ऑक्टामर हो गया, यानी कि हमने क्या कर दिया, हिस्टोन ऑक्टामर। भाई दो दो है ना, दो ये दो ये दो ये दो ये, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना, हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर को बेटा हम क्या कह देते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यू बॉडी। न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर को हम न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आपका डीएनए रैप करेगा, डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा। डीएनए को बना देते हैं दूसरे कलर से, ऑरेंज बैंड दिखता है तो रेड कलर ले लेते हैं। डीएनए इसके ऊपर रैप कर रहा है, और डीएनए जो रैप करता है तो पूरे 2 टर्म नहीं लेता है, 1.5। हाँ, डीएनए सिर्फ और सिर्फ 1.75 टर्म लेता है, या यूं कहें कि 1 होल 3/4 टर्म, है ना, इतने टर्म ले रहा है। और इतने टर्म में डीएनए कितना लंबा इसके ऊपर लिपट गया है, 2.2। लंबाई को हम कैसे नाप रहे हैं, डीएनए की लंबाई को बेस पेयर के अकॉर्डिंग। कितने बेस पेयर इसके ऊपर आ गए होंगे, 200 बेस पेयर इसके ऊपर रैप कर गए। अब ये डीएनए आगे बढ़ना चाहता है, धीरे कहता है वैसा हम आगे बढ़ेंगे और अगले वाले से जुड़ेंगे, ठीक है, अगले वाले से जुड़ेंगे। तो क्या हो रहा है, अब ये अगले वाले से जुड़ने के लिए तैयार है। अब ये आगे बढ़ेगा और अगले हिस्टोन प्रोटीन्स ढूंढ रहा है। अगले 8 हिस्टोन ऑक्टामर फिर तैयार खड़े हुए हैं। ये डीएनए अब इनके ऊपर फिर रैप करेगा, बट रैप करने से पहले ये एक और हिस्टोन से जुड़ेगा, उस हिस्टोन को कह देते हैं H1। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये यहां तक की बात है। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर और इतना डीएनए जो रैप करा हुआ है, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। कोई दिक्कत? ये जो न्यूक्लियोसोम है, ऐसे कई न्यूक्लियोसोम आगे बनेंगे। ये जब आगे जाएगा तो हमने क्या बताया आपको, एक और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ेगा जो इसे लिंक कराएगा इन 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में। और ये जो डीएनए है, इसे हम कह देंगे लिंकर डीएनए। और ये इसके ऊपर फिर रैप करा और 1.25 टर्न लेके फिर आगे निकल गया। 1.25, पूरे 2 नहीं, 1.25, ठीक है। और ये आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ही अगले हिस्टोन, और ऐसे ही फर्दर ये आगे बढ़ता जाएगा, अगले हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता जाएगा ऑक्टामर से, और ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, बढ़ते बढ़ते हम एक न्यूक्लियोसोम का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो एक न्यूक्लियोसोम में क्या है, सिंपल ये ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, और डीएनए है, यही तो हमने बताया, ठीक है। और ये जो डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर है, इसे हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। इसकी चौड़ाई कितनी, 700। इसकी चौड़ाई लगभग 11 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 11 नैनोमीटर। कुछ बुक इसे 10 नैनोमीटर भी कह रही है, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम की चौड़ाई। यानी कि ये जो पार्ट आपका बन रहा है, ये कितना चौड़ा है, 11 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर का है। 200 बेस 200 बेस पेयर। हाँ, 200 बेस पेयर, और ये मिला के इतना कितने नैनोमीटर का हो गया, 10 नैनोमीटर। आपका डीएनए कितना नैनोमीटर था, 2 नैनोमीटर। हाँ, डीएनए की लेंथ कितनी थी, 2 नैनोमीटर थी। शुरुआत में हमने बताया था आपको, यहाँ पे ये डीएनए की चौड़ाई कितनी थी, 2 नैनोमीटर थी ना, 2 नैनोमीटर चौड़ाई। ठीक, अब हम लोग आगे आ रहे हैं, यहाँ 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर की चौड़ाई पे आ गए। और फिर क्या होगा, ये हिस्टोन ऑक्टामर आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो टेंशन बढ़ेगी। जब इतना ज्यादा रैपिंग हो जाएगी तो टेंशन बढ़ती है। आप जब चरखी से मांझा निकालते हो बिल्कुल नया नया, तो क्या तो छल्ले बन बन के वो गिर रहा होता है, देखा है?
छल्ले क्यों बन रहा है? बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, उसमें टेंशन तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो इस तरीके से छल्ले बन बन के गिर रहा। अब हम क्या करेंगे, वही देखेंगे कि ये छल्ले की फॉर्म बना लेगा। इसे सोलेनॉइड फॉर्म कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? सोलेनॉइड फॉर्म कह देते हैं। तो डीएनए की ये सोलेनॉइड फॉर्म आ गई, जिसके अंदर एक छल्ले में 6 न्यूक्लियोसोम फंसे हुए रहेंगे। एक छल्ले में 6, और ये पूरी सोलेनॉइड है। समझ में आएगा? इसका डाया कितना हो जाएगा? अब मोटा हो रहा है, एक के ऊपर एक पाइलअप होता चला जा रहा है, तो मोटा होगा 300 नैनोमीटर। तो कॉइलिंग हो रही है, 300 नैनोमीटर तक पहुंच गया। सबसे पहले 2 नैनोमीटर का जरा सा था डीएनए, 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर का हुआ, 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर हुआ, मोटा होता चला जा रहा है डीएनए एक के ऊपर एक होते हुए। देख रहे हैं आप? और जब ये और आगे जाएगा, आप सुपर कॉइलिंग करके ये और आगे चला जाएगा। जब सुपर कॉइलिंग करेगा और आगे चला जाएगा, तो हम इसे इस तरीके से दिखा रहा है। आपको ये अलग अलग नहीं दिखेगा, और ये इस तरीके से आपको दिखने लगेगा डीएनए, एक बहुत ही मोटे थ्रेड की जैसे। और इसमें कहीं कहीं पे आपको इस तरह से, जैसे माला में मोती होते हैं, माला के जैसे मोती होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा। इस तरह से वो माला बन जाएगी। इस मोटे मोटे पार्ट को, हम डार्क वाले पार्ट को, ये कितना हो जाएगा? ये 700 नैनोमीटर मोटा हो जाएगा। और जो इसमें व्हाइट कलर के जो मोती दिख रहे हैं, हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं मोती, ये जो मोती हैं ये कौन होंगे? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिखेंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रक्चर आपका पूरा बन गया है, इसे हमने कह दिया क्रोमैटिन। ठीक, जो पॉइंट यहां छुटा वो पॉइंट क्या था आप समझिए। न्यूक्लियोसोम जो आपने बनाया था, आपने कहा था हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, हमने आपको बताया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है इसमें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। उनका नाम क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। कल हमने बात करी थी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की। वो कौन होते हैं? सिस्टीन और मिथियोनिन। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन से हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। इस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर सरफेस पे लाइसिन और आर्जिनिन होंगे, जिसकी वजह से इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाता है। ये पॉइंट छूट गया था। हो गया? सुपर कॉइलिंग होने के बाद देखिए, इसके बाद क्या होगी? सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, और सुपर कॉइलिंग के बाद क्या हो जाएगा? 300 नैनोमीटर वाला 700 नैनोमीटर में बदल गया, और 700 नैनोमीटर का क्या बन गया? क्रोमैटिन बन गया। ऐसे 2 क्रोमैटिन एक दूसरे के ऊपर जब आ जाते हैं तो हमारा बन जाता है क्रोमोसोम। डीएनए पैक हो गया, और ये क्रोमोसोम कहां मिल रहा है आपको? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कब बनते हैं? याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 12th वाले में। जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, सेल डिवीजन के टाइम। वरना आपको सेल के अंदर बिना, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें क्रोमैटिन ही मिलेगा। जिसे आप क्रोमैटिन रेटिकुलम दिखाते हो, जाल के जैसा न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ, ऐसे करके वो क्रोमैटिन रेटिकुलम दिखाते हो न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा डीएनए अब पैक हो गया है। एक पॉइंट जो छूट रहा है वो है, आपने कहा सर डीएनए हमारा जो पैक हुआ था, ये जो डीएनए की बात कर रहे थे आप, ये डीएनए एक यूकैरियोट के अंदर था, उसमें ये पैक कर रहे थे न्यूक्लियस के अंदर। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए पैक होता है? तो उसमें कुछ अदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ अदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिन पे ये आपका डीएनए
होता है। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियस की जगह पे। तो यहाँ न्यूक्लियोइड है क्या असल में? यहाँ कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डीएनए रैप करा हुआ है, क्योंकि इनका डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। वो पूरा एरिया कहलाता है न्यूक्लियोइड। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डेफिनिट न्यूक्लियस, इनमें कोई डेफिनिट न्यूक्लियस नहीं है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, कहीं बिखरा हुआ भी नहीं है। DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charge in the region termed nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loop held by proteins. तो बड़े बड़े लूप्स हैं जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। समझ में आई भाई? नहीं आया? पैकेजिंग हो गई डीएनए की, कोई दिक्कत इसमें? पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कोई भी दिक्कत अब तक नहीं। हमारा प्रोकैरियोट में भी पैक हो गया और यूकैरियोट में। लेकिन अब हम फिर से एक बार यूकैरियोट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्रोमैटिन मिला है, इस क्रोमैटिन को, हमारा डीएनए जो होता है ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक सीधा शेप होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये डीएनए था और ये डीएनए आपस में जुड़ा हुआ सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए, यानी ये डीएनए जो इसके ऊपर रैप कर रहा था, ये इसका एक सिरा इधर खुला हुआ है और दूसरा सिरा इधर भी खुला हुआ है। ये नहीं कि आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़े रखने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, स्कैफोल्डिंग्स बनाती है, खड़ा रखने के लिए इनको स्कैफोल्डिंग बनाती है। वो जो स्पेशल प्रोटीन है उन्हें कह देते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जिनका और भी फंक्शन है, कुछ यहां लिखा हुआ भी है। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are collectively referred to as non-histone proteins. ठीक है? In a typical nucleus, some regions of chromatin, आप जरा समझिए इसके आगे। तो क्या हो गया? स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहला रहे हैं। अब जरा समझिएगा पॉइंट और आगे आते हैं। आपका डीएनए यहां बहुत ही ज्यादा अच्छे से पैक हो चुका है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डीएनए लूप्ड है। कहीं कहीं पे ये लूजली अरेंज्ड और कहीं कहीं पे टाइटली पैक्ड है, फिर लूजली पैक्ड है, फिर टाइटली पैक्ड है डीएनए क्रोमैटिन जो बन रहा है। तो जो यहां आप डीएनए को देख तो सकते नहीं हो, आप डीएनए को देखने के लिए क्या करते हो? आप स्टेन करते हो, आप कलर डालते हो। तो जब कलर डालोगे तो कुछ जगहें ऐसी होंगी जो डार्कली स्ट्रेन होंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो ये डार्कली स्ट्रेन हो जाएंगी। और जहां लूजली पैक्ड है वो लाइटली स्टेन। ठीक, अगर लूजली पैक्ड अलग अलग है तो डीएनए से आरएनए बनना आसान हो जाएगा। अगर लूजली पैक है तो डीएनए से आरएनए बनना आसान है भाई, डीएनए खुल जाएगा आसानी से, उससे आरएनए बनने लगेगा। लेकिन जब कॉम्पैक्टली पैक है तो क्या डीएनए से आरएनए बन पाएगा उन जगहों पे? नहीं बन पाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डार्कली स्ट्रेंड हैं इनएक्टिव, वो कहलाते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्या कहला रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। और ऐसे एरिया कहलाते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ऐसे एरिया क्या कहला रहा है बेटा? हेटेरोक्रोमैटिन। और जो लूजली पैक्ड है, ठीक है, लूजली पैक्ड, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। इन्हें हम क्या कह देते हैं? यू। यू मतलब होता है ट्रू,
ये यूक्रोमैटिन होगी। यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन में डिफरेंस आपको मिल गया। टाइटली पैक्ड डार्कली स्ट्रेंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड लाइटली स्ट्रेंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमैटिन। कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी था। पैकेजिंग हो गई डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग हो गई हमारी, ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्या? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कौन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस वीडियो में तो इतना ही रख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में।